खिलजी वंश के बाद हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश चलता है, उसका शासनकाल पूरा होता है 1320 से लेकर 1412 या 13 तक माना जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। इसके पहले हम पढ़ाए थे खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था वो टोटल 30 वर्ष तक शासन किया था। जो खिलजी वंश को बोला जाता है दिल्ली सल्तनत के काल में खिलजी वंश शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया था, लेकिन तुगलक वंश के लिए बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत के काल में जितने भी वंश रहे उसमें सबसे ज़्यादा देर तक ये 92 कितने वर्ष तक 94 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 94 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद देखते हैं इसका संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन फिरोज तुगलक। यह कब 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, इसका वैसे नाम था गाजी मलिक, फिर ये 1320 में गयासुद्दीन फिरोज तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना की और शासन प्रारंभ किया। तुगलक वंश का संस्थापक था ये गयासुद्दीन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक नियुक्त था। पहले इसको किसी युद्ध में गाजी मलिक की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। उसके बाद ये गयासुद्दीन फिरोज तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना नींव रखी। इसकी माता हिंदू जाट थी, पिता कोरोना तुर्क थे। ये बलबन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक बलबन का दास था। दीपालपुर का राज्यपाल अलाउद्दीन खिलजी ने जब था, जिस टाइम में दीपालपुर का राज्यपाल था। तुगलक वंश में टोटल 6 शासक होते हैं, जिसमें 4 प्रमुख हैं और सब उत्तरवर्ती शासन माना जाता है, जिसमें गयासुद्दीन फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर पहला है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है गयासुद्दीन सेकेंड, अबू बकर, नसीरुद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूदी अंतिम शासन रहता है। इसके टाइम तैमूर का आक्रमण होता है और ये समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य। सैन्य कर मंगोल आक्रमण से रक्षा। ये इसके टाइम में गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में मंगोलों ने बहुत ज़्यादा बार आक्रमण किया था। मलिक उ गाजी की उपाधि मंगोलों से आक्रमण के रक्षा के लिए इसे मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई थी। खुसरो शाह से दिल्ली छीना था। 1320 में सुल्तान बना। अन्य नाम इसका गाजी बेग तुगलक, गाजी तुगलक। लगान का यह 1/3 से 1/5 भाग लेता था। अकाल के समय भूमि कर को माफ कर दिया था। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह कर मुक्त जागीरें प्रदान करता था। मतलब ये कर जो वसूल करते थे उनको उसमें से हिस्सा नहीं देता, मुक्त जागीरें उनको जमीन देता था। नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन किया था। और इसके बारे में इसे गुल खां की उपाधि भी दी गई थी। और इसके बाद देखेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अच्छा, इसकी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखेंगे। ये इसका कुछ प्रमुख कार्य था। इसमें ये नहर बनवाने वाला पहला शासक था। ये यही नहर बनाना स्टार्ट किया था। नदियों की सहायता के लिए, किसानों की सहायता के लिए नहरों का निर्माण कराना शुरू किया था। इसका ये प्रमुख कार्यों में लिया जाता है। अब देखेंगे हम मोहम्मद बिन, इसी के टाइम में गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में ही ये क्या किया था,
एक संत थे, इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया को ये कर की मांग की थी उसके लिए, क्योंकि इसके पहले जो शासक था खुसरो शाह उसने बहुत सारे दान दिए थे। तो क्या ये उसकी मांग की थी निजामुद्दीन औलिया से। तो ये क्या नाम है, उत्तर दिया था, दिल्ली ही दूर अस्त दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि वो बोला था कि मैं वहाँ आऊँगा, तो ये बोला कि हाँ जो दिल्ली ही दूर अस्त, इसका लाइन बहुत फेमस है कि हाँ न जो दिल्ली ही दूर अस्त। आगे मोहम्मद बिन तुगलक यह शासक बनता है कब, तो 1325 में ये शासन स्टार्ट करता है। तुगलक वंश का शासक ये बनता है 1325 में। इसका और नाम फेमस है जूना खा, उलूग खा, ये सब इसकी उपाधियाँ हैं। 1325 में यह दिल्ली की गद्दी पे बैठा तुगलक वंश का दूसरा शासक है। इसी के टाइम में इब्न बतूता आया था भारत, जो रहेला नामक बुक, इसमें इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। 1333 में आया था इब्न बतूता, 1333 में आया था इब्न बतूता, जिस टाइम इसी का शासक था। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने लिखा है, जिसमें अल्फिस्टर ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, और कुछ इसामी ने इसको विधर्मी बताया है, बर्नी ने इसको विपरीत तत्वों का मिश्रण बताया है। लेकिन इब्न बतूता इसके बारे में अच्छा लिखा है। वो लिखा है कि सुल्तान सबसे ज़्यादा नम्र व ऐसा मनुष्य जो सदा ठीक व सच्चा करने के लिए तत्पर व उत्सुक रहने वाला था। वो क्या नाम है, इब्न बतूता बताता है कि ये मोहम्मद तुगलक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और कई सारी भाषाओं का ज्ञाता था। गयासुद्दीन तुगलक के 5 पुत्र थे, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा था। इसका मूल नाम है मलिक फ़खरुद्दीन, और वह जूना खां के भी नाम से जाना जाता था। इसके बाद उसको जूना खां, उलू खां, ये सब उपाधियाँ दी गई थी। इसका राजरोहर 1325 पे होता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। अब इसका दीवान अमीर को ही की स्थापना की थी। कृषि के उन्नति के लिए नया विभाग की स्थापना किया था। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता, अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लगा दिया। इसके 5 ये काम बहुत फेमस है। क्या नाम है, इब्न बतूता जो 5 को कहा जाता है कि ये असफल रहा। जिसमें पहला है राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करवाया। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक था ये। इब्न बतूता का कथन राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य, ये इब्न बतूता बोलता है कि राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य दिल्ली के निवासियों को दंड देना था कि हम निजामी के अनुसार देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक वो प्रथम सुल्तान था जो सभी धर्मों को बढ़ावा दिया। ये निम्न कुल एवं निम्न जातियों के लोगों को राज्य में उच्च स्थान प्रदान करता था। मंगोलों को भी, विदेशी मुसलमान और हिंदू सबको ये अपने शासन में सबको अच्छा पद दिया। सती प्रथा का समाप्त किया था, रोकने का प्रयास किया था। इसकी धार्मिक नीति ये हिंदुओं के सारे त्यौहार में शामिल लेता था, जैसे होली में। और ये सबको पद जो भी अधिकारी नियुक्त करता था उसको योग्यता के आधार पर नियुक्त करता था। कैसे? योग्यता के आधार पर। और इसके बारे में
इसके ये जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन और ये सब चीज़ें जो किया है इसके बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली में वहाँ के लोग इसको लेटर मतलब उसको उल्टा सीधा लेटर लिखने लगे थे। इस वजह से वो चाहा कि हम दिल्ली में जाके दिल्ली से दौलताबाद जाके क्या नाम है राजधानी परिवर्तन कर ले, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यक्ति मार्ग भी ज़्यादा दूर था और यातायात की उतनी सुविधा नहीं थी, इसलिए ये योजना इसकी विफल रही। आगे दिया है इसमें हिंदू के त्योहार होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। बर्नीस का कटवालों से था, वो इसको भी धार्मिक कहता था उल्टा सीधा, इसके बारे में लिखा है। इब्न बतूता इसके बारे में अच्छी बात है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं का कथन सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बदायूं लिखा है, जब ये मर गया तो बोलता है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द अल सुल्तान जिल्ला अल्लाह, ईश्वर सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। स्वर्ण सिक्के दिनार इब्न बतूता के अनुसार ये स्वर्ण सिक्के जारी किया था। इब्न बतूता बोलता है कि दिनार नामक क्या नाम है स्वर्ण सिक्का जारी किया था। दिल्ली की सल्तनत में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था, ये इब्न बतूता बताता है। इसकी नवीन योजनाएं जो थी उसमें 5 योजनाएं वर्णित बताया है कि इसकी 5 योजनाएं थी जो विफल रही। दोआब में कर वृद्धि, ये 1325 में दोआब वाले क्षेत्र में कर वृद्धि करता है। क्या होता है उसी टाइम अकाल पड़ जाता है, जिसकी वजह से कृषक मजबूर होकर बहुत सारे कृषक हत्या कर लेते हैं, फसलों को जला देते हैं, तो ये इसकी योजना क्या होती है विफल हो जाती है। उसके बाद दौलताबाद देवगिरी राजधानी घोषित, दिल्ली से दौलताबाद 1326 से 27 में ये दौलताबाद को राजधानी घोषित करता है। सभी उच्च वर्गों को वहाँ जाने के लिए बोलता है। इब्न बतूता इसके लिए कथन बोलता है कि एक अंधे को घसीट कर दिल्ली से दौलताबाद लाया गया। बहुत इसकी दिल्ली से दौलताबाद वाली नीति को इसकी बहुत आलोचना की जाती है। उसके बाद आ गया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1328 से 29 में ये क्या करता है, राजधानी परिवर्तन जैसे वो असफल होती है तो सांकेतिक मुद्रा जारी कर देता है। ये दोकनी नामक एक नया सिक्का था और दिनार नामक स्वर्ण सिक्का था। ये भी इसकी इसी वजह से इसको धनवानों का राजकुमार बोला जाता है, मोहम्मद तुगलक को। अगला खुरासान पर आक्रमण, ये किया था 1330 से 31 के बीच। और कराची अभियान ये 1337 से 38 के बीच हुआ था, यहाँ मिस्टेक हो गया है। कराची अभियान 1371 से 38 के और 37 से 38 के बीच में हुआ था, ये योजना है इसका कराची अभियान। अब देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली से तुगलक वंश का शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। इसका शासनकाल रहता है फिरोज शाह तुगलक का शासन 1351 से 88 दिन शासन करता है। इसको सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है और इसको सच्चा मुसलमान शासक भी कहा जाता है। इसकी माता हिंदू थी, इसका जन्म 1309 में हुआ था। इसकी माता हिंदू थी बीवी जैला, इसकी माता का नाम था बीवी जैला। इसके अलावा 4 और शासक थे। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि किन मतलब शासकों की माता हिंदू थी, तो नसीरुद्दीन खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन की माता भी
हिंदू जाटी थी, सिकंदर लोदी, नसीरुद्दीन खुसरो जिसको, तो 4 नाम बताए हैं। पहला तो फिरोज शाह तुगलक, इसकी माता हिंदू थी। नसीरुद्दीन खुसरो, इसकी भी माँ हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक, इसकी भी माता हिंदू थी। और सिकंदर लोदी, इसकी भी माता। तो ये 4 शासकों की माँ हिंदू थी। और फिरोज शाह तुगलक बारे में, इसका राज्यारोहण 2 बार हुआ था। एक बार मार्च 1351 में थिट्टा सिंध में, और उसके बाद अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या क्या किया, इसके कार्य के बारे में वर्णन। तो ये बहुत सारे करों को माफ़ कर दिया है। कितने 24 प्रकार के कर को माफ़ किया था। और मुख्य कर जिसमें जजिया, ज़कात, खिराज और खुस्म कर लगाया। खिराज कर क्या था कि यह भूमि की उपज का 1/3 भाग बराबर लिया जाता था। खिराज वो भूमि कर था। खिराज क्या था? भूमि कर था। और ज़कात मुसलमानों के संपत्ति पर लिया जाने वाला कर था, जो 2.5% लिया जाता था। जजिया कर मुसलमानों पर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जिसमें ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे और विक्षिप्त एवं अपाहिज लोगों को से मुक्त किया गया था। जब फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जो क्या नाम है, ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। क्या लिया? ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। इसके अलावा देखेंगे रोजगार विभाग की स्थापना की, जिसमें नियुक्ति के लिए रोजगार दफ्तर की स्थापना की। गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही नियुक्त करता था। किसी पद पर अधिक लोग को रोजगार का प्रयास किया। अनुवाद विभाग की स्थापना की। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। दारुल खफा खैराती अस्पताल की स्थापना की। कुशल हकीमों की उपलब्ध करवाया अस्पताल में, और फ्री में इलाज कराना शुरू किया। दीवान खैरात, यह गरीब मुस्लिम, अनाथ एवं विधवा स्त्रियों की आर्थिक सहायता की। गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की। लोगों को हज की यात्रा करवाने के लिए अपने राज्य से खर्चा देता था। अब उसके बारे में दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान, ये दासों के लिए विभाग की स्थापना की। दासों से जुड़े मुद्दों हेतु पृथक विभाग, ठीक है। प्रमुख वकील इधर दास विभाग की स्थापना की, जिसको कहा था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान के ये अर्ज ए बंदगान के नाम से भी जाना जाता है। रोजगार दफ्तर पर दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना की। दीवान ए खैरात दान विभाग का, ये लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की। उसके बाद लोक निर्माण विभाग, देखिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। लगभग 300 नवीन नहरों का निर्माण। प्रमुख नहर फतेहाबाद, नगरों का नहर का भी ये निर्माण करवाया था। लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण करते। प्रमुख नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। मुख्य वास्तुकार, नगरों के बनाने का वास्तुकार था मलिक गाजी सहना। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग का निर्माण कराया। अशोक के दो स्तंभ थे, उसको लाके दिल्ली में स्थापित करवाया। इसमें टोपरा अभिलेख था, जो वहाँ हरियाणा के अम्बाला में था। और क्या नाम है, मेरठ, उत्तर प्रदेश का मेरठ। टोपरा और मेरठ, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में था। ये दोनों को लाकर अशोक के स्तंभ लेखों को दिल्ली में स्थापित करवाया। सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था हक ए सर्व। शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर रोक पर रसायन नहरों का प्रयोग होता तो उस पर टैक्स देना पड़ता था। फिरोज शाह द्वारा आरोपित एक मत गैर इस्लामिक कर था। उसके अलावा उसका बंगाल अभियान, प्रथम अभियान
किस समय शासक हाजी इलियाज को भेजा था। पांडुआ का नया नाम फिरोजाबाद, एकदला का नया नाम आज़ादपुर रखा। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाही क्या है? फिरोज शाह की आत्मकथा है। फिरोज शाह की आत्मकथा फिरोज शाही। इसके बाद शासक बनते हैं। इसके बीच में कई सारे शासक होते हैं। हम जैसे बताए थे शुरू में कि इसमें उनको कहा जाता था परवर्ती तुगलक शासक, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। उसके बाद अंतिम शासक है नसीरुद्दीन महमूद शाह। एक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ख्वाजा जहां द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, पंजाब का सूबेदार। इसके बाद क्या होता है कि इसी के टाइम में तैमूर भारत पर आक्रमण करता है और ये पराजित होता है। कभी 11 सितंबर तैमूर का आक्रमण भारत पर होता है 1398 में। ये तैमूर कौन था? तैमूर ट्रांस अक्सियान क्षेत्र के कैच नामक स्थान का एक तुर्की बरसात नस्ल का था, जिसके पिता अमीर तुगैक छोटी जागीर के स्वामी थे। ये अपने पिता की मृत्यु के बाद समरकंद की गद्दी पर बैठा और कुशल राजनीतिक से यह क्या था? कुशल सैनिक था और अपनी ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान आदि क्षेत्रों में विजित कर विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया। इसके बाद ये भारत पर भी 1398 में आक्रमण किया। तो क्या 1398 यहाँ दिया हुआ है। 11 दिसंबर 1398 में तैमूर जो है दिल्ली में पहुंचा और दिल्ली का शासक उस टाइम था नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये दिल्ली की सेना पराजित हुई और ये क्या किया? 15 दिनों तक घूमकर लूटा और उसके बाद 1399 में ये समरकंद लौट गया और ये उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर गया। जहांपनाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक, इसके बारे में प्रसिद्ध कथन है। बोला जाता है कि नसीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम में तुगलक वंश का साम्राज्य सबसे छोटा हो गया था, इसलिए कहा जाता है जहांपनाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। महत्वपूर्ण कथन है। 1398 में तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप तुगलक वंश मृत्युप्राय हो गया। 1413 में सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन। खिज्र खां दिल्ली के शासक दौलत खां पर विजय। तैमूर द्वारा सूबेदार नियुक्त। 1414 में दिल्ली पर अधिकार एवं सैयद वंश की स्थापना। इसके बाद क्या होता है? ये खिज्र खां दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना करता है। इसके बाद सैयद वंश हम पढ़ेंगे रिवीजन क्लास में। इब्न बतूता के बारे में देख लेते हैं। ये 1333 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक टाइम मोरक्को मूल अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का आगमन। सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त। सुल्तान का राजदूत बनकर ये चीन भी गया था। किताब उल रहेला की रचना किसकी बुक है? किताब उल रहेला। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का ये विस्तृत वर्णन किया है।